नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी डांडिया आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डांडिया इलेक्ट्रिकल स्टडी पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखेंगे कि जो अपना अल्टरनेटर का पैरेलल ऑपरेशन चल रहा है उसमें पैरेलल ऑपरेशन की विधियां कौन कौन सी हैं उसके बारे में अपना अध्ययन चल रहा है। तो उसमें आप लोगों ने 3 विधियों का वर्गीकरण कर लिया है, 3 विधियों का अध्ययन कर लिया है, जैसे कि डार्क लैंप विधि, ब्राइट लैंप विधि, डार्क एंड ब्राइट लैंप विधि। तीनों विधियों के बारे में अच्छी जानकारी प्राप्त की और मुझे आशा है कि तीनों ही वीडियो आपको समझ में आए होंगे और आपने नोट्स भी अपडेट कर लिए होंगे। तो आज चलते हैं कि अल्टरनेटर के पैरेलल ऑपरेशन या फिर सिंक्रोनाइजेशन के लिए दूसरी विधि आती है जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट विधि है, जिसके ऊपर विश्वास किया जा सकता है कि इस विधि में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है और किसी प्रकार की कोई अवगुण नहीं है, और इस पर विश्वास करके आप किसी दूसरे अल्टरनेटर को पैरेलल में संयोजित करके लोड लगा सकते हैं। उस विधि का नाम है सिंक्रोनस्कोप विधि कहते हैं। आज इस सिंक्रोनस्कोप विधि के बारे में देखेंगे और दोस्तों कुछ सर्किट डायग्राम आपको दिखाऊंगा कि किस प्रकार सर्किट डायग्राम होता है और किस प्रकार इसमें सिंक्रोनाइजेशन की जांच की जाती है, और कौन से ये जो यंत्र होता है जिसके द्वारा अपने पहचान सकते हैं कि ये इन दोनों या दो से अधिक अल्टरनेटरों का सिंक्रोनाइजेशन हो गया है या पैरेलल ऑपरेशन की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है और अब इसको सर्किट में संयोजित कर सकते हैं। तो दोस्तों ये विधि कुछ इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को लास्ट एंड तक देखिए, क्योंकि यहाँ 2-3 विधियों का वर्णन एक साथ होगा, 2-3 मीटर लगाए जाएंगे यहाँ पे और कुछ संयोजन इस प्रकार से होंगे ताकि आपके मन में उस संयोजन के आधार पर या उस सर्किट डायग्राम के आधार पर कुछ कन्फ्यूज हो सकते हैं, कुछ आपके माइंड में कुछ उल्टा सुल्टा हो सकता है। इसलिए उन सब बातों को बारीकी से अध्ययन करेंगे और पॉइंट टू पॉइंट एक स्टेप बाय स्टेप चल के अध्ययन करेंगे ताकि आप सिंक्रोनस्कोप विधि के बारे में किसी प्रकार की मन में शंका न रख सको और आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए कि जो भी एग्जाम में इसके विधि आपके जो क्वेश्चन आए उसका आसानी से उत्तर दे सको। तो चलिए देखते हैं सिंक्रोनस्कोप विधि क्या है। वीडियो को पूरा देखकर और नोट्स अपडेट जरूर करते रहिए, ठीक है। तो आज देखते हैं सिंक्रोनस्कोप विधि, किसमें अल्टरनेटर के पैरेलल ऑपरेशन की बात कर रहे हैं। तो देखते हैं सिंक्रोनस्कोप विधि। सिंक्रोनस्कोप में थोड़ी देखते हैं आज यह, और इन सभी विधियों में से सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट विधि है, विश्वसनीय विधि है और इसमें त्रुटि बहुत कम होती है, ठीक है। इस विधि की चर्चा करेंगे आज। अब देखो, सबसे पहले तो ये विधि जैसे अपने छोटे रूप में देखा जाए, मैं आपको बताऊं, छोटे रूप में जैसे 2 अल्टरनेटर हैं और कुछ लोड संयोजित है, एक पे और दूसरा लोड संयोजित करना है, तो वहाँ इन विधियों का प्रयोग नहीं करते हैं। तो वहाँ कौन से करते हैं, डार्क लैंप विधि से ही अपन उसका सिंक्रोनाइजेशन कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पावर जनरेटिंग स्टेशन होते हैं, जहाँ पावर स्टेशन होते हैं, जहाँ सप्लाई अपने को मिलती है, जनरेटिंग स्टेशन है जहाँ सप्लाई उत्पन्न होती है, फिर 2 अल्टरनेटर हैं, 2 मतलब कि हाइड्रो जनरेटर हैं, उनका सिंक्रोनाइजेशन करना है, एक का लोड ज़्यादा हो गया, कुछ यूनिट और बढ़ानी है, तो वहाँ उन विधियों का प्रयोग करके कितना का आप संतुष्ट हो सकते हो। इसलिए इस बाकी जो विधि आप लोगों ने पढ़ी वहाँ पावर स्टेशनों पर उस विधि का प्रयोग नहीं करते हैं। तो फिर पावर स्टेशन में अल्टरनेटर के सिंक्रोनाइजेशन के लिए किस विधि का प्रयोग करते हैं, उसका नाम होता है सिंक्रोनाइजेशन। तो ये कह सकते हैं कि सिंक्रोनाइजेशन, ये अपना सिंक्रोनस्कोप विधि, ये विधि कौन सी, सिंक्रोनस्कोप विधि, ये विधि पावर स्टेशनों पर सिंक्रोनाइजेशन के लिए प्रयोग की जाती है। पावर स्टेशनों पर तुल्यकालन के लिए कहाँ प्रयोग कर सकते हैं, सबसे पहली बात आती है कि इस विधि का प्रयोग अधिकतर मुख्य रूप से कहाँ किया जाता है, तो पावर स्टेशन पर। कहाँ करेंगे, पावर स्टेशन, जहां पर विद्युत का उत्पादन होता है, पावर स्टेशन पर इसका उपयोग करेंगे। पावर स्टेशन में तुल्यकालन के लिए, तुल्यकालन के लिए यूज किया जाता है इसको। कौन सी विधि को, सिंक्रोनस्कोप विधि को पावर स्टेशन पर तुल्यकालन के इसका यूज किया जाता है। एक तो ये आता है। दूसरी ओर देखो, एक आप लोगों को ये देखा होगा कि डार्क लैंप विधि, ब्राइट लैंप विधि में कुछ प्रक्रिया देखी जाती है कि भाई इसमें डार्क लैंप या पूरे लैंप बुझ चुके हैं या जल चुके हैं, कुछ इसमें कंडीशन क्या है, तो वहाँ कुछ 1-2 में कुछ समय लग सकता है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है कि तात्क्षणिक बिल्कुल पल में ही ये, जैसे कि क्षणिक पैरेलल ऑपरेशन की आवश्यकता हो, क्षणिक पैरेलल ऑपरेशन के लिए इसका प्रयोग करते हैं कि 1 मिली सेकेंड में ही ये सिंक्रोनाइजेशन बता सकता है कि यहाँ पे सिंक्रोनाइजेशन पूर्ण नहीं हुआ है, मतलब कि एक आप इंडिकेशन देख के बता सकते हो सिंक्रोनाइजेशन पूर्ण नहीं हुआ है।
तो इसमें कह सकते हैं कि बाकी वो क्षणिक नहीं थे, बाकी वो इतनी स्पीड से काम नहीं करते थे, ये विधि बहुत ज़्यादा स्पीड से काम करती है। तो क्या कह सकते हैं इस विधि के बारे में, क्षणिक पैरेलल ऑपरेशन के लिए इसका प्रयोग करते हैं। किसके लिए? क्षणिक, इंस्टेंट के लिए, इंस्टेंट पैरेलल ऑपरेशन। तो कह सकते हैं क्षणिक पैरेलल ऑपरेशन के लिए, लिख देता हूं हिंदी में, क्षणिक समानांतर प्रचालन के लिए, समानांतर प्रचालन के लिए इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है ना। एक तो दो बातें आपसे पूछ जाएंगी, क्षणिक पैरेलल ऑपरेशन के लिए कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं, सबसे विश्वसनीय विधि कौन सी है जिसमें कोई त्रुटियां नहीं होती हैं, वहां प्रयोग करते हैं। अब देखो एक बात और आती है, इस विधि में क्या होता है, ये विधि कैसे कार्य करती है। उस विधि में आप लोगों ने देखा कि वो मतलब कि एक लैंप की रोशनी के आधार पर उसका जांच कर सकते थे। यहाँ क्या होता है, ये विधि कैसे कार्य करती है, ये विधि फेज एंगल के से कार्य करती है, फेज कोण के आधार पर, फेज कोण के द्वारा तुल्यकाल दर्शाती है। तो ये पूछा था कि फेज कोण के आधार पर या फेज एंगल के आधार पर कौन सी विधि दो अल्टरनेटर का सिंक्रोनाइजेशन कर सकती है। ये भी आपके सामने काफी बार क्वेश्चन आ भी चुके हैं और आने की संभावना रहती है। मतलब कि लैंप देखकर तो 3 विधियां पढ़ ली, लेकिन फेज एंगल को देखकर, फेज 2 फेजों के एंगल में बीच में कितना 90 डिग्री का एंगल है या 180 डिग्री का एंगल है, ये आपको सब पढ़ाऊंगा इस विधि में। आपको ऐसी बात नहीं कि ऐसा कोई क्वेश्चन छोड़ूंगा, जितनी बातें मैं आपको लिखवा रहा हूँ ये बातें आपको पढ़ाऊंगा। पहले तो बता रहा हूँ कि इस विधि का प्रयोग क्यों करते हैं, कहाँ करते हैं, फिर आपको मैं डायग्राम के अनुसार बताऊंगा आपको। ठीक है ना। तो कह सकते हैं ये विधि कहाँ करते हैं, ये विधि फेज एंगल के आधार पर तुल्यकालन दर्शाती है। क्या लिखेंगे, ये विधि फेज एंगल के आधार पर, ये विधि फेज एंगल है कला कोण के आधार पर। फेज एंगल को मतलब कहते हैं कला कोण, और कला कोण क्या होता है, 2 फेजों में अंतर होता है। 3 फेज सप्लाई में, पॉलीफेज सप्लाई में 2 फेजों के बीच में कितने डिग्री का अंतर होता है, 120 डिग्री का अंतर होता है। ये भी उसी के आधार पर बताते हैं, कला कोण के आधार पर, कला कोण के द्वारा तुल्यकालन दर्शाती है। क्या दर्शाएगी, तुल्यकालन, सिंक्रोनाइजेशन दर्शाएगी। ये कुछ मुख्य बातें हैं जो एग्जाम में आ चुके हैं और हरदम आने की संभावना बनी रहती है, ये आपको मैं बता रहा हूं। अब देखेंगे कि इस विधि का प्रयोग कैसे किया जाता है, किस प्रकार इसका सर्किट डायग्राम होता है और किस प्रकार आप 2 अल्टरनेटरों के संयोजन कर सकते हैं। माना कि एक अल्टरनेटर पहले चल रहा है, दूसरे को उसके बराबर में पैरेलल ऑपरेशन में इसको पैरेलल में चलाना है, उसका प्रचालन करना है। तो कैसे उसकी शर्तें बनवाकर आप मतलब कि उस दूसरे अल्टरनेटर को इसके साथ संयोजित कर सकते हैं और लोड शेयर कर सकते हैं, उसकी बातें करेंगे। तो अब देखिए इस विधि में क्या होता है, ये इसमें जो मशीन होती है, जैसे कि 2 मशीनें होंगी आपके सामने, एक होगी रनिंग मशीन और एक होगी इनकमिंग मशीन। मैं आपको 3 विधियां पढ़ा चुका हूं, उसमें यह भी मैंने आपको बताया था कि रनिंग मशीन कौन सी होती है। जो मशीन ऑलरेडी चल रही है, माना कि एक अल्टरनेटर आपको लोड दे रहा है, जैसे कि 20 kVA का लोड दे रहा है, तो वो मशीन वो अल्टरनेटर आपको लोड दे रहा है, तो मतलब वो रनिंग है, चल रहा है, वो पहले से चल रहा है। अब लोड की रिक्वायरमेंट बढ़ गई, एक अल्टरनेटर और लगाना है बराबर में, तो जो अल्टरनेटर लेके दोबारा नया आएंगे उसको कहेंगे इनकमिंग मशीन, और जो ऑलरेडी चल रहा है उसको कहेंगे रनिंग मशीन। तो इस विधि में क्या होगा, इस विधि में सिंक्रोनाइजेशन का सही अर्थ एक क्षण के लिए कब पता चलता है, इस विधि की बात करूंगा। बाकी तो आप लोगों ने देखा है, फ्रीक्वेंसी समान होनी चाहिए, फेज वोल्टेज समान होना चाहिए, मतलब कि कला अनुक्रम समान होना चाहिए, ये सब होनी चाहिए। तो इस विधि में कैसे पता लगेगा, तो लिख सकते हैं इस विधि के बारे में, इस विधि में सिंक्रोनाइजेशन का सही क्षणिक तब पता लग सकता है जब रनिंग मशीन और इनकमिंग मशीन के वोल्टेज, दोनों के वोल्टेज रहेंगे, आपको दिखाऊंगा। रनिंग मशीन का वोल्टेज और इनकमिंग मशीन का वोल्टेज समान हो, कला में हो या फिर समान आवृत्ति में हो। 3 चीज आपसे पूछे जाएंगे यहाँ पे। क्या लिखेंगे, रनिंग मशीन का वोल्टेज, इस विधि में कौन सी में, तुल्यकालन विधि की बात करें, इसमें सिंक्रोनस को विधि की बात करें कि रनिंग मशीन, क्या लिखेंगे, रनिंग एंड इनकमिंग मशीन, इनकमिंग मशीन 2 मशीनें आपके सामने होंगी, मैं आपको बता सकूँ कौन कौन सी होंगी। इसमें क्या होगा कि वोल्टेज के आउटपुट वोल्टेज की बात कर लेते हैं। वोल्टेज में क्या क्या समान होगा, देखो बताता हूँ। वोल्टेज दोनों का समान होगा, वोल्टेज समान होगा तो आपको पता लगेगा। और दूसरी बात, कला में होंगे मतलब इन फेज होंगे तो आपको सिंक्रोनाइजेशन का पता लग जाएगा। और दोनों की आवृत्ति समान होगी, दोनों एक ही आवृत्ति में होंगे,
ये विधि इन तीनों का पता लगाते ही आपको सिंक्रोनाइजेशन की संपूर्ण विधि का पता लगवा देगी। ठीक है, दोनों एक ही आवृत्ति के होंगे, एक ही आवृत्ति में होंगे, तो तीन चीज़ों का आपको यहाँ पे मतलब कि पता लगेगा आप पे। और बाकी फ्रीक्वेंसी आपको बता दी मैंने, कला में होंगे, फेज सीक्वेंस सही होगा कि नहीं होगा ये सब बताएगा आपको। ठीक है, तो अब देखेंगे इस सिंक्रोनस्कोप विधि की कितनी टाइप की, कितने प्रकार की होती हैं। सिंक्रोनस्कोप जो विद्या है, जो आप विधि का बात कर रहे हैं, ये कितने प्रकार से इसको प्रयोग कर सकते हैं या कितने रूप में होती है उसकी बात करते हैं। देखो ये विधि दो रूप में होती है। एक तो होती है इलेक्ट्रोडायनेमिक मीटर टाइप की होती है, जिसमें इलेक्ट्रोडायनेमिक मीटर का प्रयोग करते हैं, और दूसरी मूविंग आयरन मीटर का प्रयोग करते हैं। आप लोगों को मैंने इंस्ट्रूमेंट का चैप्टर नहीं पढ़ाया है, आपको बताऊंगा इलेक्ट्रोडायनेमिक मीटर क्या होता है, मूविंग आयरन मीटर क्या होता है, मूविंग कॉइल मीटर क्या होता है, सब बताएंगे आपको, ऐसी बात नहीं है। लेकिन इससे पहले आपके सामने ये कुछ बातें आ गई कि सिंक्रोनस्कोप विधि किन मीटरों के आधारित, किन मीटरों पर आधारित होती है। तो दो मीटर आपके सामने आएंगे, इसलिए कह सकते हैं सिंक्रोनस्कोप विधि दो प्रकार की होती है। क्या लिखेंगे, सिंक्रोनस्कोप विधि या दो प्रकार की होती है। अब दो प्रकार कौन कौन से आपको बताता हूँ, देखो मैं फिर दोनों प्रकारों की बात करूंगा मैं कि सिंक्रोनस्कोप विधि कितने प्रकार की, लिख लेना। अब बताता हूँ ये विधि के प्रकार, टाइप्स ऑफ सिंक्रोनस्कोप, ये लिखेंगे टाइप्स लिख लेंगे यहाँ पे, किसके, इसके टाइप लिखेंगे, सिंक्रोनस्कोप मेथड के टाइप लिखेंगे। अब कितने प्रकार की होगी, दो प्रकार की होगी, यहाँ लिखेंगे दो प्रकार। अब कौन कौन से होंगे आप दो प्रकार आपको बताता हूँ, देखो मैं दो प्रकार ये रहेंगे यहाँ पे। एक तो रहेगा इलेक्ट्रोडायनेमिक, इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर टाइप, एक तो ये रहेगा। एक विधि तो आपके सामने ये रहेगी इलेक्ट्रोडायनेमिक टाइप मीटर रहेगा, और दूसरी विधि आपको बताता हूं मूविंग आयरन, क्या रहेगी, मूविंग आयरन मीटर टाइप। मतलब कि दो मीटरों का प्रयोग करके आप इस विधि का प्रयोग, इस विधि से सिंक्रोनाइजेशन का पता लगा सकते हैं। कौन कौन से मीटर रहेंगे, एक तो रहेगा इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर टाइप, और दूसरा रहेगा मूविंग आयरन टाइप, एमआई टाइप मीटर का प्रयोग करके आप यहाँ इसका प्रयोग कर सकते हो। तो आज दोनों विधियां देखेंगे, ऐसे बात है दोनों विधियों। अब इन दोनों विधियों में होता क्या है, किस प्रकार संयोजन होते हैं, और किस प्रकार ये मतलब कि आप उसको देखकर पता लगा सकते हो कि सिंक्रोनाइजेशन पूर्ण हो चुका है। इसलिए कहते हैं ये विधि कुछ इंपॉर्टेंट होती है। तो सबसे पहले विधि का वर्ग करेंगे, इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर टाइप विधि का प्रयोग करेंगे। अब देखो इसमें क्या होगा आपको बताता हूँ। इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर में मैं आपको पहले सर्किट डायग्राम दिखाता हूँ। ये तो एक तो पहले ही होगा कि रनिंग मशीन जो सप्लाई दे रही है उसकी बात करेंगे, दूसरी मशीन इनकमिंग मशीन लेके आएंगे, उसके संयोजन कहाँ करेंगे उसकी बातें कर लेता हूँ। देखो आपको मैं कुछ डायग्राम दिखा देता हूँ, फिर आप समझोगे कि वैसे क्या होता है। देखो जैसे कि माना कि मैं आपको बस बार दिखाता हूँ। बस बार क्या होते हैं, देखो बस बार एक ऐसा मतलब कि वायर होते हैं, स्ट्रिप होते हैं, कॉपर की तार होते हैं, एल्यूमिनियम के, जहाँ पे एक से अधिक सर्किट संयोजित कर सकते हैं, वो बस बार होती है। जैसे यहाँ पे कुछ दो तार ले लिए, एक न्यूट्रल का फेज का ऐसे लंबे ले लिए। अब एक सर्किट यहाँ लगाना है, एक सर्किट यहाँ लगा दिया, फिर दूसरा सर्किट इसी में से जोड़ के दूसरा सर्किट लगाएंगे, इसी में अपने तीसरा सर्किट लगाएंगे। तो इसका क्या नाम रखेंगे, ये होती है बस बार। एक तो होती है कंटिन्यूस बस बार, निरंतर बस बार होती है, और एक होती है अनंत बस बार। अब देखो कंटिन्यूस बस बार होती है जो आगे से धीरे धीरे चलती चली जाएगी। जैसे अपने लाइनें होती हैं, जैसे लाइनों में एक फीड जोड़ते हैं, दूसरा फीड जोड़ते हैं। और एक होती है अनंत बस बार। अनंत बस बार जैसे अनंत बस बार, उसमें फ्रीक्वेंसी समान होती है, लोड का उसके ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला है। वह बस बार जिसमें फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज समान होते हैं, फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज समान रहेंगे, और जिस पर लोड आसानी से एक से अधिक लोड संयोजित कर सकते हैं, वह मतलब कि अनंत बस बार होती है। जैसे कि दो अल्टरनेटर का पैरेलल में संयोजित करेंगे, दो अल्टरनेटर को करेंगे, या किसी सब स्टेशन में जाएंगे तो कुछ मतलब बस बार वहाँ पे फीडर संयोजित करते हैं। ये क्या होते हैं, अनंत बस बार होते हैं। अनंत बस बार मतलब कि ये वहाँ पे आप एक से अधिक फीडर या एक से अधिक लोड संयोजित कर सकते हो। तो मैं यहाँ दिखाता हूँ, माना कि एक बस बार ये है, गौर से सुना मेरी बात, ये बस बार दिखा देता हूँ आपको। तीन बस बार में 3 फेज की 3 बस बार रहेंगे। अच्छी तरह से समझना, एक एक पॉइंट टू पॉइंट समझाऊंगा आप लोगों को, बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। माना कि 3 फेज की 3 बस बार ले लिया आप लोगों ने, ये आपका आर, ये आपका वाई और ये बी है। सपोज करना, अब ये सप्लाई कहाँ से आ रही है इसकी बात करें। ये सप्लाई कहाँ से आ रही है, मान लीजिए कि ये रनिंग मशीन की सप्लाई आ रही है, एक अल्टरनेटर लग रहा है, माना कि यहाँ अल्टरनेटर लग गया, ये अल्टरनेटर है और ये 3 फेज का है, ये रनिंग मशीन है। क्या है ये रनिंग मशीन है। जो सप्लाई दे रहा है आपको, ये आर है, ये वाई है और ये बी है। गौर से सुनना मेरी बात।
और एक मशीन होती है जो इनकमिंग होती है, जो सप्लाई देती है। अब इनकमिंग मशीन की सप्लाई मान लीजिए कि मैं यहां से दे देता हूं, देखो यहां से इनकमिंग मशीन की सप्लाई आपको मैं दिखा देता हूं। यहां से माना कि यहां से मैं इनकमिंग मशीन की सप्लाई दिखाता हूं आपको। ये इनकमिंग मशीन की एक बस बार तो है, ये एक बस बार क्या है, ये बस बार सीधी जा रही है। ये किसकी चल रही है, ये माना कि रनिंग मशीन की चल रही है, ये ऑलरेडी चल रही है, इस पर लोड चल रहा है। ये क्या है, यहाँ पे ये लोड है, ये यहाँ पे क्या है, लोड चल रहा है यहाँ पे। और अब आई इधर से सप्लाई आई रनिंग मशीन की, गौर से सुनना, ये इनकमिंग मशीन की आएगी सप्लाई यहाँ पे। और इस इनकमिंग मशीन की सप्लाई को रनिंग बस बार से, ये रनिंग की बस बार है और ये इनकमिंग की बस बार यहाँ से सप्लाई है। इसको दिखाता हूँ, यहाँ मैं एक सिंक्रोनाइजेशन स्विच लगा देता हूँ। क्या होता है, ICTP लगा देता हूँ, माना कि ICTP लगाती है मैंने। पॉइंट टू पॉइंट मेरी बात कोशिश सुनना कि आपको सप्लाई, ये आप इधर से भी ले सकते हो, इधर से भी ले सकते हो, या इसके बराबर में यहाँ से भी ले सकते हो, ऐसे संयोजित कर सकते हो। मैंने सिर्फ इधर दी इसलिए दिखाया कि आपको आसानी से समझ में आ जाए। माना कि सप्लाई यहाँ एक अल्टरनेटर चल रहा है, आप लोगों ने अलग से संयोजित किया है जिसको कहते हैं इनकमिंग सप्लाई। ये क्या है, इनकमिंग बस बार है, ये एक अल्टरनेटर है इनकमिंग मशीन। ये इनकमिंग मशीन है, ये क्या है, ये R है, ये आपका Y है और ये B है, ठीक है, ये B है। और यहाँ क्या है, ये R है, ये Y है, ये B है। इतना समझ गए, सप्लाई किसकी आ रही है, यहाँ तक सप्लाई नया अल्टरनेटर है उसकी आ रही है, और यहाँ तक सप्लाई जो ऑलरेडी चल रहा है, और ये आपका लोड जा रहा है। सपोज कीजिए आप, अब इनमें से आपको सिंक्रोनाइजेशन करना है, सिंक्रोनस को विधि लगानी है, तो यहाँ क्या करेंगे, छोटा इसमें सिंक्रोनस को विधि में एक ट्रांसफार्मर होता है, आपको दिखाता हूँ। एक ट्रांसफार्मर होता है, उसके संयोजन दिखाता हूँ आपको। ट्रांसफार्मर कैसा होगा, सेल टाइप का ट्रांसफार्मर होगा। और ट्रांसफार्मर का ध्यान आप लोग करके आ चुके हो, सेल टाइप का ट्रांसफार्मर कैसा होता है, इसमें 3 भुजाएं होती हैं। सेल टाइप में क्या होंगी, 3 भुजाएं होंगी। तीनों भुजाओं पर क्या होगा, आप लोगों को पता है, तीनों भुजाओं पर 3 वाइंडिंग होंगी। मैं यहाँ एक सेल टाइप का ट्रांसफार्मर मैंने आपको दिखाया है, गौर से सुनना मेरी बात। और तीनों भुजाओं पर 3 वाइंडिंग दिखा देता हूँ आपको मैं। ये एक आपसे ये पर्सन जो आपको दिखा रहा हूँ मैं, ये काफ़ी बार पूछे जाएंगे आपसे, ऐसी बात नहीं मैं आपको ऐसे दिखा रहा हूँ, पूछे भी गए हैं, पूछे भी जाएंगे, कहाँ कहाँ क्या होगा और किस प्रकार ये आपको सभी शर्तें बनवाकर पूरी करा के देगा आपको। ये 3 ट्रांसफार्मर, 3 आपको वाइंडिंग लगा दी और 2 संयोजन यहाँ निकाल दिए मैंने बाहर, गौर से सुना, 2 संयोजन मैंने बाहर निकाल दिए, 2 संयोजन यहाँ निकाल लिए बाहर, ये निकाल लिए, और 2 संयोजन यहाँ निकाल दिए बाहर, 6 संयोजन निकल गए, ठीक है। अब देखो आपको दिखाता हूँ क्या होता है। यहाँ पे आप लोग देखोगे इसके संयोजन कहाँ करेंगे, मैंने आपको बताया कि ये क्या करती है, फेज एंगल के आधार पर आपको सिंक्रोनाइजेशन की शर्त पूरी करवा के देगी। किसके आधार पर, फेज एंगल के आधार पर। तो इसमें करेंगे क्या, देखो ये जो फेज है, एक फेज आपका जो ये चल रहा है, ये आपका लगा, देखो ये वाई फेज है, ये आपका वाई फेज है, इसका वाई फेज से एक सिर्फ 2 ही फेज लगाएंगे, ये वाई फेज से कनेक्टेड करेंगे और ये करेंगे आपका बी फेज से कनेक्टेड, ये 2 फेज हो गए। ये भी कहाँ करेंगे, ये वाई फेज से कनेक्ट करेंगे और ये बी फेज से करेंगे। मान लीजिए कि आपका ये कैसे भी कर सकते हैं, ये वाई से कर दिया और आपको कुछ उल्टा नहीं सही है, और ये बी से कर दिया, 2 वाइंडिंग के संयोजन कर दिया, आप लोगों ने कुछ नहीं किया है। और यहाँ क्या लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे एक बल्ब लगा देंगे, यहाँ क्या लगाएंगे, एक लैंप लगा देंगे यहाँ पे, ये आप लोगों ने लगाया लैंप, ये लैंप लगा दिया। अब देखो क्या देखेंगे कि इस सर्किट में जो 3 भुजाओं वाला ट्रांसफार्मर प्रयोग किया है, मतलब कि सेल टाइप का ट्रांसफार्मर प्रयोग किया है, उसकी एक बाहर की 2 भुजाएं होंगी। एक भुजा के कनेक्शन रनिंग मशीन के किन्हीं 2 फेजों के बीच करेंगे, किन्हीं भी 2 फेजों के बीच, और दूसरी भुजा के इनकमिंग मशीन के किन्हीं 2 फेजों के बीच प्रयोग कर इसको संयोजित करेंगे, और मध्य भुजा के ऊपर एक लैंप लगाएंगे। ये तो थी बात इसके संयोजन की, आप लिख लेना कि इसमें सेल टाइप का प्रयोग करेंगे, बाहर की दोनों भुजाओं को रनिंग मशीन और इनकमिंग मशीन के किन 2 फेजों के मध्य संयोजित करेंगे। अब देखो क्या होगा, यहाँ पे भी सप्लाई आई है और यहाँ पे भी सप्लाई आई है, यहाँ किन्हीं 2 फेजों की सप्लाई, यहाँ किन्हीं 2 फेजों की सप्लाई। मान लीजिए कि आप समझ गए होंगे यहाँ पे कि ये क्या है, ये इनकमिंग मशीन की सप्लाई है, यहाँ पर इनकमिंग मशीन, और यहाँ पे क्या है, ये रनिंग मशीन की सप्लाई है। किन्हीं 2 फेजों के बीच की सप्लाई है। देखो क्या होगा, ये यहाँ पे फ्लक्स उत्पन्न करेगी, इसको मान लीजिए कि फाई 1 मान लेते हैं और ये फाई 2 है, 2 फ्लक्स उत्पन्न होंगे यहाँ पे। ये भुजा भी, ये वाइंडिंग भी मतलब कि फ्लक्स उत्पन्न करेगी, ये वाइंडिंग भी, ये दोनों फ्लक्स क्या होंगे, फाई 1 होंगे और फाई 2 होंगे। अब दोनों के दोनों फाई देखो इधर आएंगे
ये या फिर ये दूर जाएंगे, इधर जाएंगे, इनकी प्रवाह कैसे होगा, या इधर प्रवाह होगा या इधर प्रवाह होगा, या दोनों आमने सामने होंगे, कैसे होंगे, या फिर दोनों विपरीत होंगे, वो डिपेंड करता है कि इन दोनों का फेज एंगल क्या होगा। इन फेज होंगे, आउट ऑफ फेज होंगे, कैसे होंगे इन फेज। अब देखो इसमें बात आती है कि मध्य दोनों के दोनों फ्लक्स मध्य भुजा की ओर प्रवाहित होंगे, दोनों के दोनों फ्लक्स मध्य भुजा की ओर प्रवाहित होंगे। ये आप लोग जान चुके हो, फ्लक्स 1 और फ्लक्स 2 मध्य भुजा की ओर प्रवाहित होंगे। अब मध्य भुजा में कुल फ्लक्स का मान इन दोनों फ्लक्स का योग होगा या फिर अंतर होगा, वो देखा जाता है यहाँ पे। वो कैसे देखा जाएगा, यदि ये दोनों इन फेज होंगे, गौर से सुनना, यदि ये दोनों इन फेज होंगे तो दोनों का फ्लक्स जुड़ जाएगा, यदि दोनों आउट ऑफ फेज होंगे तो दोनों का फ्लक्स जीरो हो जाएगा। तो यहाँ कह सकते हैं कि मध्य भुजा के ऊपर कितना फ्लक्स गया है, यहाँ पे मध्य भुजा पर φ1 + φ2 ये कब जाएगा, या फिर φ1 - φ2 ये कब जाएगा। तो ये लिखने की बात आती है कि ये दोनों V1, देखो V1 व V2, ये V1 होगा यहाँ पे, यहाँ क्या होगा, ये V1 होगा और ये V2 होगा। इनकमिंग मशीन वाला मान लीजिए कि अपन V2 मान लेते हैं और रनिंग मशीन वाला V1 मान लेते हैं। गौर से सुना मेरी बातें, दोनों के दोनों EMF, दोनों के दोनों वोल्टेज यदि इन फेज होंगे, दोनों के दोनों वोल्टेज यदि इन फेज होंगे, दोनों के दोनों वोल्टेज इन फेज होंगे तो मध्य भुजा पर कुल फ्लक्स का मान कितना होगा। देखो दोनों वोल्टेज कौन कौन से मैं लिख देता हूं यहाँ पे, याद रखना कि V1 लिख लो, V1 व V2 इन फेज होंगे तो मध्य भुजा पर फ्लक्स, यदि कंडीशन है मध्य भुजा पर फ्लक्स, मध्य भुजा पर कुल फ्लक्स कितना होगा, मध्य भुजा का कुल फ्लक्स कितना होगा, कुल फ्लक्स φt = φ1 + φ2 होगा। यहाँ पे कितना फ्लक्स मिलेगा, इन दोनों का योग मिलेगा जब ये इन फेज होंगे। एक बात तो ये आती है, तो यदि इन फेज होंगे दोनों का कुल फ्लक्स जाएगा तो लैंप, ये क्या लिखेंगे, लैंप तेज जलेगा, लैंप तेज जलेगा। क्यों, क्योंकि दोनों के दोनों फ्लक्स इस वाइंडिंग को काटेंगे, फैराडे का नियम सिद्ध होगा और यहाँ पे लैंप तेज जलेगा। एक कंडीशन आती है, लैंप तेज जलता है, ठीक है ना, लैंप तेज जलता है, इसका मतलब कि दोनों के दोनों वोल्टेज इन फेज होंगे, ये दोनों के दोनों वोल्टेज आउट ऑफ फेज होंगे। ये लिखना, दोनों के दोनों EMF V1 व V2 आउट ऑफ फेज होते हैं। आउट ऑफ फेज मतलब कि दोनों में इन फेज नहीं होंगे। तो क्या होगा, कुल फ्लक्स का मध्य भुजा पर कुल फ्लक्स, मध्य भुजा का कुल फ्लक्स कितना होगा, कुल फ्लक्स φt कितना होगा। अब φt आप समझ गए, φt = φ1 - φ2 होगा, तो दोनों का अंतर होगा तो क्या होगा, φt का मान 0 होगा। यहाँ पे दोनों आउट ऑफ फेज होंगे तो यहाँ पे φt का मान 0 होगा, कोई भी फ्लक्स नहीं काटेगा तो लैंप नहीं जलेगा। इस कंडीशन में क्या होगा, लैंप नहीं जलेगा, नहीं जलेगा। ये कंडीशन यहाँ पे देखी जाती है कि लैंप जलता है या नहीं जलता है। अब देखो आपके सामने तीसरी कंडीशन कौन सी आएगी, लैंप तेज तो जल रहे हैं या लैंप नहीं जल रहा है। एक ही कंडीशन आ गया, या तो लैंप नहीं जलेगा या लैंप तेज जलेगा। अब लैंप नहीं जलेगा या तेज जलेगा वो तो कंडीशन, लेकिन लैंप बार बार जलता बुझता रहता है। लैंप तेज तो जलेगा लेकिन बार बार जलता बुझता रहता है। तो क्या कर सकते हैं कि इनकमिंग मशीन की फ्रीक्वेंसी की बात करें, इनकमिंग मशीन की फ्रीक्वेंसी रनिंग मशीन से भिन्न है। ये लिखेंगे कि लैंप बार बार जलता बुझता है, कंडीशन अपने सामने आएगी, लैंप बार बार, यहां लिख देंगे तीसरी कंडीशन, लैंप बार बार जलता बुझता है, जलता बुझता है। तो क्या लिखेंगे, लिख रहे हैं यहाँ पे कि इनकमिंग मशीन की फ्रीक्वेंसी रनिंग मशीन की फ्रीक्वेंसी से कुछ अलग है। इनकमिंग मशीन की फ्रीक्वेंसी रनिंग मशीन से कुछ अलग है, तो लैंप बार बार जलेगा और बुझेगा। इस कंडीशन में क्या कर सकते हैं, इनकमिंग मशीन की फ्रीक्वेंसी को अपन समायोजित कर सकते हैं। किससे करेंगे, इनकमिंग मशीन जो चल रखी है, इनकमिंग अल्टरनेटर है, उसके प्राइम मूवर की सहायता से इनकमिंग मशीन की फ्रीक्वेंसी को इसके बराबर करेंगे। अब बराबर करेंगे तो क्या होगा, लैंप तेज जलना शुरू हो जाएगा। तो कंडीशन क्या आ सकती है, जब लैंप पूर्ण रूप से प्रकाशित होकर और लैंप तेज जलता है तो ये मान लेते हैं इसमें किसी प्रकार का फ्लैक्चुअल नहीं होता है कि बार बार जलता बुझता नहीं है या फिर कम जलता है। ये कंडीशन, तो क्या लैंप तेज जलता है तो मान लेते हैं कि दोनों मशीनों का, दोनों अल्टरनेटर का सिंक्रोनाइजेशन हो चुका है। और वहां पे आप इस ICTP स्विच को, कौन सा ये स्विच, कौन सा है, सिंक्रोनाइजेशन स्विच है, ये स्विच है सिंक्रोनाइजेशन, ICTP सिंक्रोनाइजेशन स्विच है, ये याद रखना। ये स्विच ऑन कर देंगे और आपका लोड यहाँ पे शेयर हो जाएगा।
अब माना कि ये यहाँ से 10 kV की सप्लाई है और यहाँ पे 5 kV की सप्लाई है, तो यहाँ कितना आएगा 15 kV का लोड शेयर हो जाएगा। यहाँ पे 15 kV का लोड आसानी से दे सकते हैं। ये तो थी। अब लेकिन एक कंडीशन आती है अभी। अब कहोगे सर वो सिंक्रोनस स्कोप की विधि में इसमें वो यंत्र तो आया नहीं है, कैसे पहचान करेंगे? एक तो लैंप मिलेगा, लेकिन यहाँ कुछ त्रुटियाँ होती हैं। इसमें और क्या त्रुटि हो सकती है कि यहाँ से माना कि लैंप बार बार जलता बुझता, लेकिन बहुत बारीकी से जलता बुझता। लैंप तेज जलेगा, अपने आंखें ये नहीं पहचान सकती लैंप के बारे में कि हाँ लैंप इसकी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं खा रही है। माना कि इसकी फ्रीक्वेंसी 45 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, इसकी 50 है, इसकी 45 होगी, तो 2, 4, 5 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी से अपन इसकी पहचान नहीं कर सकते। माना कि 48 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी आ गई, इसकी 48 है, इसकी 50 है, फिर भी अपन मैच नहीं कर सकते। तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इनकमिंग मशीन की जो गति है, दोष क्या रहेगा इस सर्किट में। कौन से सर्किट में? इस सर्किट में इनकमिंग मशीन की फ्रीक्वेंसी जो है या गति है उसका कम या अधिक, अब बहुत अधिक कम होना और बहुत अधिक कम होना या बहुत अधिक होना, इसकी पहचान नहीं कर सकते अपन। इसकी पहचान नहीं कर सकते, इसलिए इसकी पहचान नहीं करने के कारण यहाँ पे दोष होता है। इसलिए उस दोष को दूर कैसे करेंगे, लिख लेना। इस सर्किट में कौन से जो सामने सर्किट, इस सर्किट में दोष होता है कि इनकमिंग मशीन की सब जो गति है उसको पूर्ण रूप से पहचान नहीं सकते कि गति कम है तो फ्रीक्वेंसी कम होगी, गति अधिक है तो फ्रीक्वेंसी अधिक होगी। 1-2 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी को अपन मैच नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लैंप की रोशनी तेज हो तो आंखों से तेज ही दिखाई देगी। इसका मतलब इसमें दोष होता है कि इस रनिंग इनकमिंग मशीन की गति को बहुत अधिक कम है या बहुत अधिक है, इसकी पहचान नहीं कर सकते, इसका पूर्ण मतलब कि अंदाजा नहीं लगा सकते। इसलिए यहाँ पे दोष होने के, इस दोष को दूर करेंगे, एक इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर यंत्र लगाएंगे, इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर लगाएंगे जो इसकी गति को भी पहचान सकता है। तो यहाँ पे एक इसी सर्किट में सेम टू सेम इसी सर्किट में एक यंत्र और लगा देंगे। अब आपको यंत्र लगा के दिखाता हूँ, उसको कहते हैं इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर बोलते हैं। क्या रखेंगे? लैंप तो रहेगा और लैंप के साथ इसमें इसकी गति को और देखने के लिए इलेक्ट्रोडायनेमो के यंत्र लगाते हैं। उसकी दिखाता हूँ इसलिए इलेक्ट्रोडायनेमो यंत्र कैसे लगाते हैं। अब देखो वो यंत्र मैं यहीं लगा के दिखाता हूँ आपको, यहीं लगा देता हूँ। कुछ इसको उठा के थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, फिर आप लोग अच्छी तरह समझ जाओगे। इसको उठा के थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, फिर ये वो यंत्र यहीं इसी सर्किट में आपको लगा के दिखाता हूँ। माना कि वो आपका जो ट्रांसफार्मर है वो यहाँ दिखा देता हूँ आपको। कहाँ दिखाएंगे? यहाँ दिखा देता हूँ आपको। वो ट्रांसफार्मर 3 भुजाओं वाला ट्रांसफार्मर रहेगा। यहाँ देखो ये है, ये आपका वो ट्रांसफार्मर था। मैं दिखा देता हूँ, आप ऐसे में देखो सर आपने वो ये उस यंत्र का इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर के यंत्र का संयोजन नहीं दिखाया आप लोगों ने। मैं यहाँ दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे आपको मैंने बताया था कि 3 वाइंडिंग होंगी। ये 3 वाइंडिंग यहाँ पे है, ये एक भुजा की वाइंडिंग है, ये दूसरी भुजा की बाहर वाली भुजा की वाइंडिंग है, ये अंदर की भुजा की वाइंडिंग है। ये बताया था। यहाँ लगाएंगे बल्ब, यहाँ क्या लगाएंगे? एक बल्ब लगा देंगे। यहाँ पे ये लैंप लगा दिया और यहाँ पे इसका संयोजन हो गया। और इसके संयोजन मैंने आपको बताया था, यहाँ से कर लेते हैं। एक संयोजन यहाँ पे होता है और दूसरा संयोजन इसके साथ यहाँ कर देंगे, 2 फ्यूजों के बीच। किसके? ये Y एंड B के बीच था और ये भी Y एंड B के बीच करेंगे। ये आपको दिखा देता हूँ मैं, ये Y का है, B का है और ये Y का है। ये संयोजन होंगे Y के। अब वो इलेक्ट्रोडायनेमो यंत्र लगाएंगे, उसमें देखो क्या होता है, 2 कॉइलें होंगी। याद रखना, 2 कॉइल की, एक स्थिर कॉइल होगी, एक मूविंग कॉइल होगी, एक घूमने वाली कॉइल होगी। उसमें आपको ये यंत्र पढ़ाऊंगा तो उसकी कार्य प्रणाली, इसका सिद्धांत, इसमें क्या क्या होता है, कंट्रोलिंग किसकी होती है, डैम्पिंग किसकी होती है, सब बताऊंगा। उससे पहले देखो क्या होता है, 2 कॉइलें होंगे आपको। एक कॉइल जो स्थिर कॉइल होगी वो 2 भागों में बटी होती है। मैं आपको दिखा देता हूँ एक प्रारूप बना के, फिर आप देखोगे बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा आप लोगों को। एक कॉइल आपको ये दिखा देता हूँ, एक कॉइल माना कि ये है और एक कॉइल आपकी ये दिखा देता हूँ। आपकी गौर से सुनना मेरी बातें, ये दिखा देता हूँ। दोनों के दोनों संयोजन इसके ऊपर जो संयोजन किए हैं वो ही सेम टू सेम संयोजन इसके साथ करेंगे। याद रखना बात। माना कि एक संयोजन मैं यहाँ से ले जाता हूँ, ये संयोजन यहाँ ले लिया, ठीक है, और इन दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, इन दोनों को मान। फिर दूसरी कॉइल का संयोजन यहाँ लेंगे। इसके देखो इसमें धारा अधिक प्रवाहित न हो, इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगाएंगे। यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा दिया और एक इंडक्टर लगा दिया, इंडक्टर लगा दिया। दोनों स्थिर कॉइल के संयोजन हो गए। ये क्या है? स्थिर कॉइल है। और एक कॉइल रहेगी आपकी मूविंग कॉइल, जो कैसे रहेगी? घूमने वाली कॉइल रहेगी। ये आपकी घूमने वाली कॉइल बना देता हूँ, ठीक है ना। और इसके ऊपर एक पॉइंटर लगा रहता है। पॉइंटर कहाँ होगा? इसके साथ, ये जहाँ होगा इसके साथ ही, क्योंकि दोनों ऊपर होते हैं। इसके साथ बल्ब रहेगा, बल्ब के साथ पॉइंटर रहेगा, बल्ब की रोशनी में ये आपका पॉइंटर होगा। और यहाँ पैमाना रहेगा। पैमाना आपको दिखाऊंगा कैसा होता है। यहाँ पैमाना रहेगा। अब देखो क्या होता है इस कंडीशन में। इसके संयोजन और कर देते हैं। इसके संयोजन कहाँ के मैंने? गौर से सुना, इसके संयोजन मैंने रनिंग मशीन की सप्लाई के साथ किए हैं।
किया ने, और इसके संयोजन करेंगे इनकमिंग मशीन की किन्हीं 2 फेजों की सप्लाई के साथ करेंगे। किसके ऊपर? वाई और बी के ऊपर करेंगे। तो इसके संयोजन मैं यहाँ कर देता हूँ, गौर से सुनना। ये संयोजन यहाँ उठा के ले जाएंगे और ये संयोजन यहाँ पर ले लेंगे। ये ले लिया आप लोगों ने वाई के साथ, ये वाई के साथ कर देंगे, और इसके संयोजन यहाँ से उठा के यहाँ ले जाएंगे और ये संयोजन कर देंगे बी के साथ, ये बी के साथ। मतलब कि इसमें आपको मिलेगा कि इलेक्ट्रोडायनेमो यंत्र है जो सिंक्रोनस स्कोप मशीन में विधि में प्रयोग करते हैं, उसकी घूमने वाले कॉइल के दोनों संयोजन किन्हीं इनकमिंग मशीन के 2 फेजों के बीच और स्थिर जो कॉइल थे इसके जो संयोजन रहते हैं वो किन्हीं 2 रनिंग मशीन के किन्हीं 2 फेजों के बीच संयोजित करते हैं। एक कंडीशन आती है। अब देखो क्या होगा, मैं नाम लिख देता हूँ यहाँ पे, आपको समझ में आ जाएगा। ये क्या है? स्थिर कॉइल है, स्थिर कॉइल है ये। और ये क्या है? ये रनिंग कॉइल है, ये मतलब कि घूमने वाली कॉइल है। ये मूविंग कॉइल है, ये मूविंग कॉइल है, ये घूमने वाली कॉइल है, ये स्थिर कॉइल है। यहाँ पैमाना रहेगा। अब देखो इसमें जो धारा प्रवाहित होगी वो I1 रहेगी और इसमें जो धारा प्रवाहित होगी वो I2 रहेगी। दोनों धाराओं की बात करेंगे। यहाँ V1 था और यहाँ V2 आप लोगों ने बताया था, समझ गए? और ये आपको बता रहा हूँ। अब देखो क्या होगा इसके आगे, इन दोनों कंडीशन की बात करें। इसमें सप्लाई किसकी है? देखो लिख देना यहाँ पे, ये रनिंग मशीन की सप्लाई है और इसमें इनकमिंग मशीन की सप्लाई है। यहाँ I2 रहेगी। लेकिन एक चीज़ भूल गए, यहाँ पे कंडेंसर लगाते हैं, एक कैपेसिटर लगा देंगे यहाँ पे। ये कैपेसिटर लगा दिया, इसमें लगाया था R और इसमें L और ये C लगा दिया, ये कैपेसिटर लगा दिया यहाँ पे। अब देखो क्योंकि कैपेसिटर लगाने से इन्हें डिफ्लेक्शन होगा। यहाँ पे ये L है, ये धारा को लेगिंग चलेगा, ये लीडिंग चलेगा, फिर डिफ्लेक्शन होगा, धाराओं के बीच में 90 डिग्री का कोण होगा, तो मूविंग ये घूमेगा कि नहीं घूमेगा। इससे क्या होगा, इसकी सप्लाई मैच नहीं खाएगी तो ये पॉइंटर हिलेगा। इसकी यदि गति अधिक होगी तो पॉइंटर हिलेगा, गति कम होगी तो पॉइंटर हिलेगा। इसका पैमाना कैसा होता है? अधिकतर तो इसका पैमाना ही होता है, पैमाने के ऊपर ही बल्ब लगा होता है और पैमाने के डायल को देखकर आप सिंक्रोनस स्कोप को पता लगा सकते हैं। क्या होगा कि बल्ब तेज जलेगा और पैमाना बीच में, ये पॉइंटर नहीं है, बीच में स्थिर रहेगा। ये आपका पॉइंटर रहेगा, संकेतक रहेगा, ये संकेतक। अब आप इसको पैमाना दिखाता हूँ, आपका पैमाना कैसा होता है। देखो यहाँ पे मैं यहाँ पैमाना दिखा देता हूँ, आप समझ गए होंगे, लिख लेना। यहाँ पे पैमाना कैसा होगा, ऐसा होगा। देखो यहाँ पे ये गोल पैमाना होगा, ये आपका पॉइंटर होगा। यहाँ पे देखो ये पॉइंटर होगा, ऐसा होगा ना पॉइंटर। और इस पैमाने के ऊपर क्या होगा, देखो यहाँ पे मैं यहाँ दिखा देता हूँ, ये ऐसा पैमाना होता है यहाँ पे, ये, और यहाँ पे होता है ये पॉइंटर। अब पॉइंटर में कैसा होता है, देखो इस साइड में क्या होगा, यहाँ लिखा होगा आपका फास्ट, यहाँ तेज, यहाँ लिखा होगा इधर साइड में फास्ट, और यहाँ स्लो, और यहाँ 0 रहेगा आपको, ये मिलेगा। मतलब गति तेज है कम है वो इसके यंत्र से पहचान करेगी। ये मूविंग कॉइल घूमेगी, घूमने के बाद बताएगी कि इसकी गति तेज है या कम है। देखो इसके संयोजन में क्या लिख सकते हैं, आप संयोजन में लिखना चाहो तो लिख लो, मैं आपको लिखा देता हूँ। इसके संयोजन में क्या लिखेंगे और किस प्रकार ये डिफ्लेक्ट करेगी और फिर क्या होता है। देखो यहाँ लिखेंगे 2 कॉइलें होती हैं। कौन कौन सी लिखा, आपको लिखाता हूँ। देखो 2 कॉइलें होंगी, 2 कॉइल होती है। कौन से में? इलेक्ट्रोडायनेमो यंत्र में होती हैं। लिख लेना। पहली कॉइल होगी जो स्थिर कॉइल होती है, ये स्थिर कॉइल होती है। अब कौन सी स्थिर होती है दोस्तों, आपको मैं इंस्ट्रूमेंट पढ़ाऊंगा, उसमें बताऊंगा कि पीसी स्थिर होती है या सीसी स्थिर होती है। अब आपको समझाने से ज़्यादा डीपली जाएंगे तो बहुत कुछ यहाँ पे टाइम वेस्ट हो जाएगा, तो यहाँ इतना ही समझा। 2 कॉइलें होती हैं, 2 स्थिर कॉइल होती है जो 2 भागों में विभाजित होती है। स्थिर कॉइल 2 भागों में होती है, 2 भागों में विभाजित होती है, 2 भागों में विभाजित होती है, ठीक है ना। और दोनों श्रेणी में संयोजित होती हैं, श्रेणी में होती हैं, याद रखना। दोनों किसमें होंगी? श्रेणी में संयोजित होंगी। दूसरी कॉइल कौन सी होगी? जो घूमने वाली मूविंग कॉइल होगी। दूसरी कौन सी होगी? मूविंग कॉइल होती है। अब देखो इसके संयोजन कैसे करेंगे, स्थिर कॉइल के संयोजन की बात कर लेता हूँ। ये घूमेगी, स्थिर कॉइल के संयोजन कैसे होंगे? देखो स्थिर कॉइल रनिंग मशीन के किन्हीं 2 फेजों के आर पार। ये कॉइल कहाँ होगी? रनिंग मशीन की सप्लाई के किन्हीं 2 फेजों के आर पार होगी, आर पार संयोजित की जाती है। एक ही आता है। और रनिंग में यदि मूविंग कॉइल की बात की जाए तो ये है रनिंग मशीन की। देखिए ये कहाँ होगी? ये इनकमिंग मशीन की बात करेंगे। ये होगी इनकमिंग मशीन
इनकमिंग मशीन के किन्हीं दो फेजों के आर पार, दो फेजों के आर पार, ये यहां पे समझें। दो फेज कौन से लेंगे, इसमें यदि वाई बी लिया है तो इसमें भी वाई बी ही लेंगे, ये याद रखना। इसमें आर बी लिया तो आर बी लेंगे, यदि आर वाई लिया तो आर वाई लेंगे, ये आप बात आती है। अब देखो कंडीशन क्या आएगी इसके अंदर, आपके सामने जो कंडीशन उत्पन्न होगी। अब एक चीज और लिखना, रनिंग मशीन की बात करें, इसमें और लिख लेना, इसमें मूव इस यदि इस कॉइल में इसके संयोजन में क्या करेंगे, इसके श्रेणी क्रम में क्या लगाएंगे, श्रेणी में आर मतलब रेजिस्टेंस लगाएंगे और एल दोनों श्रेणी क्रम में लगाएंगे। श्रेणी में आर और एल लगाएंगे, क्यों, क्योंकि इसमें धारा अधिक प्रवाहित नहीं हो, क्योंकि इसमें धारा अधिक प्रवाहित नहीं हो, अधिक प्रवाहित नहीं हो। और इसके श्रेणी क्रम में क्या लगाएंगे, इसके श्रेणी क्रम में कैपेसिटर लगाएंगे, याद रखना। मूविंग कॉइल के श्रेणी क्रम में कैपेसिटर लगाएंगे, याद रखना बात। ये तो है यहाँ पे इनके संयोजन। अब देखो कंडीशन क्या आ गई, आप लोगों को पता है कि V1 और V2 यदि इन फेज होंगे, क्वेश्चन सुना, V1 और V2 यदि इन फेज होंगे तो क्या होगा, दोनों धाराएं, ये धारा देखो ये V1 V2 इन फेज होंगे, ये धारा लेगिंग ले जाएगा और ये धारा लीडिंग ले जाएगा, तो दोनों धाराएं एक दूसरे से 90 डिग्री पे होंगी, दोनों धाराएं एक दूसरे से 90 एक दूसरे से समकोण पर होंगी। कैसे देखो, ये मैं आपको दिखाता हूँ कैसे होंगे। देखो जैसे ये आप लोगों को V1 और V2 की बात करूँ, यहाँ पे किसकी बात करेंगे, जैसे ये है, ये V1 और ये V2, ये V1 है और ये V2, दोनों इन फेज हैं, माना कि कोई अंतर नहीं है। इन फेज होंगे तो दोनों का फ्लक्स जुड़ेगा, दोनों का फ्लक्स जुड़ेगा तो यहाँ φ1 होगा और यहाँ φ2 होगा और ये φt होगा यहाँ पे, और लैंप तेज जलेगा, ये तेज जलेगा उस समय, कब, जब दोनों इन फेज होंगे, आपको पढ़ा चुका हूँ। तो उस समय क्या होगा, I1 देखो ये रेजिस्टेंस लगा रखा है, यहाँ ये धारा तो इसके साथ में रहेगी, लेकिन दोनों धाराएं यदि ये धारा कुछ लेगिंग चली जाती है तो इसके 90 डिग्री रहेगी। माना कि मैं I1 यहाँ मान देता हूँ तो ये धारा इसके 90 डिग्री ऐसे जाएगी, ये I2 होगी, दोनों धाराएं समकोण लिख लेना। V1 और V2 दोनों इन फेज होंगे तो I1 I2 क्या होगी, एक दूसरे से समकोण पर होंगी। और इस कंडीशन में क्या होगा, कोई टार्क उत्पन्न नहीं होगा, दोनों समकोण पे होंगे तो कोई टार्क उत्पन्न नहीं होगा, और ये मूविंग ये घूमेगी नहीं, बिल्कुल नहीं घूमेगी, ये स्केल स्थिर रहेगा, 0 पर रहेगा स्केल। लेकिन ये संकेतक आपका 0 पर रहेगा, लेकिन जब पॉइंटर नहीं घूमेगा तो आप समझ सकते हो कि ये इसका सिंक्रोनाइजेशन हो चुका है, लंप तेज जलेगा। कंडीशन क्या होगी, यदि दोनों V1 V2 इन फेज होंगे, लिख लेना V1 V2 इन फेज होंगे, इन फेज, तो I1 I2 क्या होगी, I1 व I2 समकोण होगी। और कोई इसमें इस कॉइल में कोई टार्क T का मान क्या हो जाएगा, 0 होगा। यदि I1 और I2 90 डिग्री पे होती है, टार्क का मान क्या होता है, 0 होता है, और कोई घूमना नहीं शुरू करती है, लंप तेज जलेगा। और आप ये कह सकते हैं कि दोनों की गति समान है, क्या लिखेंगे, दोनों की गति समान है, और यहाँ पे किसी प्रकार की फ्रीक्वेंसी में अंतर नहीं है, और आप इस सिंक्रोनाइजेशन स्विच को ऑन कर सकते हो। लेकिन क्या होगा, यदि इसकी गति कम होगी तो ये पॉइंटर किधर घूमेगा, आपसे पूछा जाएगा। यदि इनकमिंग मशीन की गति कम है या इनकमिंग मशीन की फ्रीक्वेंसी कम है तो पॉइंटर के घूमने की दिशा राइट साइड रहेगी या लेफ्ट साइड रहेगी, याद रखना बात। फास्ट में जाएगी या स्लो में जाएगी, ये काफी बार पूछा जाता है आपसे। अब अगली कंडीशन आ सकती है, आपके सामने दिखाता हूँ। यदि देखो अगली कंडीशन आ सकती है, यदि V1 की बात करें, गौर से सुनना, V1 की बात करें या V2 की बात करो, लेकिन बात है V2 की बात कर लेते हैं। V2 कौन सा था, इसका ये V2 V1 से आगे है, लीडिंग है, याद रखना। V2 V1 से लीडिंग है, उसके दोनों के दोनों आउट ऑफ फेज हो चुके हैं। तो इस कंडीशन में क्या मान सकते हैं, याद रखना, V2 V1 से आगे है, इसका मान इससे कुछ डिग्री आगे है या आउट ऑफ 180 डिग्री तक चला जाएगा। तो कितने डिग्री आगे है, ये कह सकते हैं कुछ डिग्री आगे है या इससे आगे, तो कह सकते हैं ये इसकी गति। कंडीशन देखो, V2 V1 से आगे तो क्या होगा, n का मान कम होगा, याद रखना। इनकमिंग मशीन की गति कम होगी, मतलब इनकमिंग मशीन धीरे चल रही है। उस कंडीशन में क्या होगा, लैंप तेज तो जलेगा, लैंप तो तेज जलेगा, लेकिन क्या हो सकता है, ये पॉइंटर किधर घूमेगा। देखो इसकी सप्लाई कम होती है तो याद रखना ये पॉइंटर इससे विपरीत चलेगा, ये पॉइंटर इससे विपरीत चलेगा। इसका मतलब ये कह सकता है, ये पॉइंटर ये कहना चाह रहा है कि आप इनकमिंग मशीन की गति बढ़ाओ, फास्ट करो। इसका मतलब ये पॉइंटर इसकी कंडीशन बताएगा। ये आप ये मतलब कि गति कम है तो स्लो में घूमेगा ना, गति कम है स्लो में नहीं घूमेगा, ये इसकी गति स्लो नहीं होगी, ये बोला कि फास्ट की तरफ घूमेगा, ये इस साइड में जाएगा।
तो ये क्या कहना चाह रहा है, ये मीटर, ये इंडिकेटर क्या कहना चाह रहा है, ये संकेतक क्या कहना चाह रहा है कि आप इनकमिंग मशीन की सप्लाई, इसकी इनकमिंग मशीन की गति बढ़ाओ, फास्ट की तरफ इस दिशा में घूमेगा। तो कह सकते हैं ये पॉइंटर कहाँ घूमेगा, पॉइंटर फास्ट की तरफ, कहाँ, बाई साइड में, फास्ट में घूमेगा, बाई साइड घूमेगा, बाई तरफ घूमेगा पॉइंटर। एक चीज याद रखना, आपसे काफी बार पूछा जाएगा। दूसरी बात आती है, यदि V1 V2 से आगे है, यदि V1 V2 से आगे है तो क्या होगा, कह सकते हैं कि इस इनकमिंग मशीन की सप्लाई गति क्या है, अधिक है, इनकमिंग मशीन की गति अधिक होगी, अधिक होगी। तो ये पॉइंटर क्या कहना चाहेगा कि इसकी गति कम करो, कम करो मतलब स्लो की तरफ करो। तो पॉइंटर कहाँ घूमेगा, आपका पॉइंटर कहाँ घूमेगा, आपका पॉइंटर स्लो की तरफ घूमेगा, कहाँ घूमेगा, स्लो की तरफ घूमेगा। ये क्या कहना चाहिए कि आप इसकी सप्लाई को कम, इसकी गति को कम करो, प्राइम मूवर की गति को कम करो, किसकी, इनकमिंग मशीन को। और पॉइंटर आपका स्लो में कहाँ जाएगा, दाईं तरफ जाएगा। ये आपसे काफी बार पूछा जाएगा। और जब इसकी जो पॉइंटर है ये बीच में आ जाता है, शून्य पे वर्टिकल मतलब कि ऊर्ध्वाधर स्थिति में आ जाता है, तो कह सकते हैं कि दोनों की गति सही सेम हो चुकी है, आपका सिंक्रोनाइजेशन कंप्लीट हो चुका है। और आपका ये क्या कहेंगे, इसका ये सिंक्रोनाइजेशन कंप्लीट होने के बाद और यहाँ पर ICTP स्विच ऑन करेंगे और यहाँ लोड दे सकते हैं। तो इसमें जो त्रुटि रही वो इसने पूरी की। यहाँ इस लैंप की रोशनी को देख के बता सकते हैं, लेकिन इनकी गति को कौन बताएगा, ये डायनेमो इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर बताएगा कि इसकी गति कम है या अधिक है, फ्रीक्वेंसी मैच नहीं खाई है, उसमें बताएगा। तो दोस्तों ये तो थी आपकी सिंक्रोनोस्कोप विधि का से इलेक्ट्रोडायनेमो टाइप यंत्र के बताए हैं। लेकिन देखो इसमें क्या होता है, यहाँ इस इलेक्ट्रोडायनेमो यंत्र के स्थान पर मूविंग कॉइल यंत्र भी प्रयोग कर सकते हैं। याद रखना बात, यहाँ कौन सकते हैं, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट, मूविंग आयरन सिंक्रोनोस्कोप भी प्रयोग कर सकते हैं। तो दूसरी कुछ ज़्यादा अधिक बात नहीं है, इसके स्थान पर देखो कहाँ लिखेंगे, दूसरी विधि कौन सी मैं आपको बताते हैं। एक विधि तो थी इलेक्ट्रो डायनेमो यंत्र वाली, और दूसरी है मूविंग आयरन टाइप सिंक्रोनोस्कोप। याद रखना सिंक्रोनोस्कोप होती है ये दियाती दूसरी, ये कहाँ लगाएंगे, इसके स्थान पर, बाकी सर्किट तो ये रहेगा, इसके स्थान पर ये लगा देंगे। तो ये क्या बताएगा, सेम टू सेम कंडीशन ये बताएगा। ये कह सकते हैं कि मूविंग आयरन यंत्र भी इसकी भांति कार्य करता है, इसमें भी पॉइंटर होता है, भी ये संकेतक होता है, और संकेतक को देख के आप इसका सिंक्रोनाइजेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो थी आपकी बात क्या कि सिंक्रोनोस्कोप विधि से दो अल्टरनेटर का पैरेलल ऑपरेशन कैसे कर सकते हैं या सिंक्रोनाइजेशन कैसे कर सकते हैं। इस विधि में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं होती है। और बाकी जो विधियां आप लोगों में सबसे बेस्ट विधि ये होती है, ये पावर जनरेटिंग स्टेशन पर प्रयोग करते हैं। ये क्षणिक रूप से 1 मिलीसेकंड में भी आप चाहो कि पैरेलल ऑपरेशन हुआ कि नहीं हुआ तो तुरंत प्रभाव से आपको बता सकती है। तो क्षणिक पैरेलल ऑपरेशन के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं और पावर स्टेशन भी इसका प्रयोग करते हैं। ये थी दोस्तों आपकी कंप्लीट विधि हो चुकी है। कौन कौन सी, पैरेलल ऑपरेशन ऑफ अल्टरनेटर की या फिर सिंक्रोनाइजेशन ऑफ अल्टरनेटर की कंप्लीट विधि का वर्गीकरण हो चुका है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं आया, या फिर इसमें कुछ त्रुटि रही है, आपको कुछ समझने में ढील रही है, तो आप कमेंट्स में लिख के जरूर जाना किस तरह में समझ में नहीं आया। ये आप लोगों की मतलब कि मुझे ये कमी रही है, तो आपको अगले वीडियो में सुधार करने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना था। थैंक यू, धन्यवाद।